नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुक्रवार के साथ वीकेंड शुरू और वीकेंड के बाद जब नया वीकेंड शुरू हो गया, नया वीक शुरू होगा, तो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बदल चुके होंगे। ट्रंप वहां के राष्ट्रपति होंगे, लेकिन ट्रंप के साथ दुनिया भर के वो कितने हिस्से हैं जिनके लिए ट्रंप अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएंगे। उसमें भारत भी एक है। भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते कभी खुशी कभी गम जैसे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी संभालने के बाद अमेरिका के साथ रिलेशन काफी स्मूथ हुए हैं। लेकिन क्या ट्रंप और मोदी, जो दोनों ही नेशन फर्स्ट की विचारधारा के साथ चलते हैं, क्या उसमें भारत को नुकसान होगा? क्या भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा? क्या एक्सपोर्ट पॉलिसी को नुकसान होगा? इस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग मोर्चों पर जंग चल रही है, मसलन रूस यूक्रेन की जंग, क्या उस पर एक विराम लगेगा? हमास इजराइल की जंग, जबकि ट्रंप ने शपथ लेने से 12 दिन पहले कह दिया था कि वहां पर समझौता कीजिए, अमेरिकन को छोड़िए, युद्ध विराम कीजिए, वरना नर्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। क्या जो युद्ध विराम की बात की गई, सीज फायर की बात की गई, क्या वो डर है या एक पॉलिसी का हिस्सा की क्रेडिट जाते जाते बाइडेन को दे दिया जाए? इसके अलावा टैक्स पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा, शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा, FII फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ेगा, और ट्रंप के अमेरिका में शपथ लेने से भारत की अर्थव्यवस्था क्या मजबूत होगी या रुपया और ज्यादा कमजोर होगा? आज बात इन्हीं मुद्दों। तो ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि ये जवाब न सिर्फ संबंधों पर प्रभाव डालेंगे, बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर जो व्यापार करने जाते हैं, जो पढ़ने जाते हैं, जहां भारत का सामान अमेरिका में जाता है, उस पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो प्रभाव कितना बड़ा होगा, वो भारत के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल देवानंद जी, हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक जानकार सुनील गोयल जी, और विदेशी मामलों के जानकार विक्रांत सिंह जी। शुरुआत विक्रांत जी आपके साथ, 5 पॉइंट ऐसे बताइए, उस पर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन जहां ट्रंप का आना अपने आप में इंपैक्ट डालता है। देखिए, अमेरिकन राजनीति विश्व को प्रभावित तो करती है। ठीक है, यूएस हेजेमनी का एक दौर जा चुका है, लेकिन यूएस हेजेमनी का दौर जाने के बाद भी आज भी अमेरिका में जो कुछ भी होता है वो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इसीलिए आज हम यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेना विश्व राजनीति में एक नई शुरुआत है राइट विंगर्स की, दक्षिणपंथी राजनीति की, प्रोटेक्शनिज्म की। ट्रंप के पहले कार्यकाल में हमने देखा है कि वो प्रोटेक्शनिस्ट रहे हैं, संरक्षणवादी नीतियों को वो करते रहे। हमें पूरे दुनिया को एक टैरिफ वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा, और जिसकी आहट सुनाई भी दे रही है। शपथ लेने से पहले ही वैसे संकेत दे चुके हैं कि वो कनाडा को भी उन्होंने धमकाया कि वो टैरिफ देंगे, ब्राजील को, इंडिया को, चाइना को, अर्जेंटीना को, लगभग सभी देशों को टैरिफ के लिए धमका चुके हैं। साथ ही साथ स्पष्ट है कि उनका जो मागा कैंपेन है, उनके अंदर क्लियरली उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलेंगे। तो उनकी प्राथमिकता उन्होंने बता दी है, उनकी प्राथमिकता अमेरिका है। जैसे नाटो देशों को भी उन्होंने धमकाया ही है कि नाटो के ऊपर हम खर्च क्यों करें, और अभी अभी उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर भी दावा जताया है और पुर्तगाल को कहा है कि आप ग्रीनलैंड हमें हैंडओवर कर दीजिए। तो ट्रंप जो हैं वो अप्रत्याशित नीतियों के लिए जाना जाते हैं, उनकी नीतियों में स्थायित्व नहीं रहेगा। तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगले 5 साल विश्व को देखना पड़ेगा कि ट्रंप किस तरह के फैसले लेते हैं। ठीक है कर्नल देवानंद जी, क्योंकि अमेरिका और रूस, ये दो ऐसे मुझे वैश्विक स्तर पर बिंदु नजर आते हैं जिनके इर्द गिर्द जंगें शुरू होती हैं और खत्म होती हैं। हमने देखा है कि जो ट्रंप का पहला दौर था उसमें जंग बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन बाइडेन के आने के बाद कई ऐसे मोर्चे खुले। आपको लग रहा है कि ट्रंप के वापस आने के बाद जंग रुकेंगी, चाहे वो हमास और इजराइल की हो, चाहे वो रूस यूक्रेन की हो, या चाइना का बेवजह का ताइवान पर तनाव हो? विजेंद्र जी, सबसे पहले बात तो यह है कि जिस प्रकार से सैन्य दृष्टि से अगर हम देखें ट्रंप का दुनिया पर असर क्या रहने वाला है, सबसे अहम बात है कि इनका एक बहुत साफ इनकी नीति है कि अमेरिका प्रथम की नीति लेके चलते हैं, और जो एक सही भी है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें जिस प्रकार से दुनिया के तनाव और युद्ध चल रहे हैं, प्रमुख युद्ध यूक्रेन और रूस, ये पहले कह चुके हैं कि इनको बंद करने के समर्थन में है,
और किस प्रकार और किस समय बद्ध टाइम लाइन के अंदर ये बंद करेंगे, ये बिल्कुल इसको बंद करने के पूरे कोशिश करेंगे और मुझे लगता है समय लग सकता है पर ये बंद जरूर करेंगे। दूसरा, हमास और इजराइल की जो बात चल रही है, ये बहुत पहले ही साफ हो चुका है कि इजराइल जैसा जितना जल्दी चाहे इसको खत्म करे, मेरे आने के बाद मैं विलंब नहीं करूंगा। पर अगर हमने आज न्यूज देखी हो तो इजराइल जिस प्रकार से ये जो उनकी संधि चल रही है इजराइल और हमास की, आज के दिन इजराइल को अपने पार्लियामेंट से उसका संधि का अप्रूवल लेना था, पर किन्हीं कारणों से वो 2 दिन के लिए स्थगित हो गई है। तो मुझे लगता है बहुत टाइम लाइन फाइन चल रही है, पर इसके भी इतना ही नहीं सर, प्रोग्राम शुरू करने से पहले खबर भी आई कि इजराइल ने अटैक कर दिया हमास पर, 23 बच्चों समेत 86 लोग मारे गए। क्या इसके पीछे आपको ग्रेट इजराइल की वो थॉट नजर आती है जो ऑटोमन के दौर में हुआ करती थी? जी, क्योंकि उनके पूरे जो सेना के बैच भी हैं उस पर इजराइल का नक्शा नहीं है, ग्रेट इजराइल का नक्शा है, जिसमें सीरिया का हिस्सा आता है, तुर्की का हिस्सा आता है, मिस्र का हिस्सा आता है। तो इस हिसाब से जंग कैसे खत्म होगी? देखिए, मैं जंग ये खत्म करेंगे बिल्कुल कि वो हमास को दबाव डालेंगे, पर देखिए उस पर आगे चर्चा करते हैं। नौ तीसरा जो युद्ध का क्षेत्र है, जो मैं मानता हूं एक तरह से इनडायरेक्टली फॉरेन पॉलिसी के तहत जो चीन को ये एक तरह इन्होंने आज ही कहा है कि उनके जो नंबर 1 एनिमी है वो चीन है। इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर मार्क रूबियो, अगर हमने उनके कल की चर्चा सुनी हो तो वो चीन को साफ संदेश दे चुके हैं कि तुमको हमने 70 के दौर में मदद करके गलती की, और आज अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई चोर, विश्वासघात करने वाला व्यक्ति, उन्होंने 3 शब्द का इस्तेमाल किया था, चीट्स, थीव्स एंड लायर्स, ये बहुत बड़ा संकेत है। और एक उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं दुनिया की शांति के। ये शब्द थोड़ी ना है सर, ये तो सच है। हाँ बिल्कुल सच है, मैं आपसे सहमत हूं। तो इसके बीच में जब आपने कहा कि जो युद्ध ग्रेटर चाइना, ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर रूस, ग्रेटर भारत, ग्रेटर अमेरिका, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि यह दौर वो होगा जब अपने अपने इंटरेस्ट में, अमेरिका के इंटरेस्ट में जो चीज है, और वो साफ कर चुके हैं, जिस प्रकार से कनाडा को कहा है प्लीज ज्वाइन अस, हमारे 91 आप हमारे स्टेट बनिए कनाडा के लिए, और ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने अपना जिस तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो मैं ये मानता हूं कि, और उसी तरीके से जहां तक भारत का डायरेक्टली मैं इनसे देखता हूं सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि चीन को वो अपना दुश्मन बना चुके हैं, और भारत और चीन एक ऐसा हमारा वो अस्तित्व बन गया जो पहले भी है। उसके कारण मैं मानता हूं भारत के साथ चलने वाला मौका मिलेगा भारत और अमेरिका को, पर यकीनन लेकिन यहां से तो एक नया मोर्चा खुलेगा सर, उनकी शर्तों पे काम नहीं करेगा ऐसा जी। यहां से तो एक अलग मोर्चा खुलेगा भाई, इस पर मैं आगे बात आपसे कर दूंगा, क्योंकि अगर भारत अमेरिका के साथ जाएगा और उस स्थिति में तो चाइना के साथ रूस जाकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं कभी नहीं मान सकता कि अमेरिका और रूस एक साथ आ जाएं। तो जिधर अमेरिका रहेगा उसके बाय डिफॉल्ट अगेंस्ट में रूस आपको नजर आ जाएगा। वापस मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि भारत डिफेंस में बहुत बेहतरीन कर रहा है, और इंटरनेशनली जो अपना निर्यात है, वेपन इंडस्ट्री का निर्यात है, बहुत तेजी से बढ़ा भी है। अगर मैं गलत नहीं तो शायद इस वक्त हम टॉप 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम कह भी रहे हैं कि आने वाले वक्त में टॉप 3 की तरफ हम बढ़ेंगे, और वो अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है। लेकिन सुनील गोयल जी, अब मैं आता हूं भारत की अर्थव्यवस्था पर। 2 शब्द हैं, एक शेयर मार्केट में ब्लडबाथ और दूसरा FII। बहुत अच्छे से जिन्होंने थोड़ा भी मॉनिटर किया होगा उन्होंने देखा होगा जिस दिन ट्रंप जीते थे वहां कितना जश्न था पता नहीं, यहां शेयर बाजार में ब्लडबाथ था, और गंदे वाला ब्लडबाथ था। आपको लग रहा है कि शेयर बाजार जो इस वक्त अपने हाई से लगभग 3000 पॉइंट नीचे है, यहां से और नीचे गिर सकता है? देखिए, जहाँ तक शेयर बाजार का सवाल है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अकेले ट्रंप का जीतना या हारना कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था, और ये टेम्परेरी इवेंट्स होते हैं। आप अगर 3 जून का एग्जिट पोल देखें तो बाजार ने रॉकेट बनाया था, और 4 जून को जब फाइनल रिजल्ट आया और बीजेपी का बहुमत नहीं आया तो बाजार बेतहाशा बुरी तरीके से ब्लडबाथ हुआ। लेकिन उसके बाद बाजार ने 2 बार ऑल टाइम हाई को भी काटा था। तो जहाँ तक शेयर बाजार का सवाल है, मैं इसको एक दूसरे नज़रिए से देखता हूँ कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक, आप डेमोक्रेट्स को ऐसा ही माने जैसे अपन लोग कम्युनिस्ट को मानते हैं, लेकिन रिपब्लिक पार्टी की जो थीम है, और मोर स्पेशली मैं ट्रंप साहब का पिछले टेन्योर को इस बार के टेन्योर से काउंट करता हूँ, तो ये ठीक है, अमेरिका फर्स्ट है, तो हमारे मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना देश फर्स्ट होना चाहिए। मेरे लिए भी माई कंट्री माई नेशन फर्स्ट, मैं भी गर्व से बोलता हूँ मेरा देश महान होना भी चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो हम इस वक्त 2 राष्ट्र अध्यक्षों कंपेयर हम करें, एक तरफ भारत बहुत बड़ी
आर्थिक शक्ति से, जैसे आपने बताया, 5 से 3 की ओर जा रहा है। हम पॉपुलेशन को जो पिछले 10 साल पहले से लेके 60 साल तक लाइबिलिटी मानते थे, मोदी जी ने उस पॉपुलेशन को असेट मान लिया। इतना बड़ा नैरेटिव, इतना बड़ा जो परसेप्शन उन्होंने चेंज किया, उससे पूरी दुनिया की नजरें भारत के बहुत बड़े मार्केट के ऊपर आ गई। आज की तारीख में विश्व की कोई शक्ति इंडिया से उलझने को तैयार नहीं है। चलिए मैं एग्जांपल आप आगे बढ़ाइएगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको 1 मिनट लूंगा। हम लोग कनाडा को बहुत बड़ा मानते थे, 1 साल वीजा अटका, कनाडा सड़क पर आ गया। ब्रिटेन क्या मानते भाई, ब्रिटेन सड़क पर खड़ा हो गया। ताकत मेरे इंडिया की है, तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं सर, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात हो रही है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारे तो हार्ले डेविडसन भी आप लेकर जाते हैं तो उस पर इतना टैक्स लगा देते हैं कि बेहताशा परेशानी होती है, तो हम आपके प्रोडक्ट को आसानी से अमेरिकन बाजार क्यों दें? देखिए ये बात बिल्कुल लास्ट टेन्योर जो दोनों, पिछली बार तो मोदी जी मौजूद थे जब ट्रंप साहब आए थे, इस बार बाई चांस दोनों साथ ही काम करेंगे और 4 साल दोनों करना है, क्यों हमारा 1 साल निकल चुका, उनका 4 साल अब शुरू होंगे। ठीक बात है। अगले 4 साल दोनों नेता, दोनों बड़े परिपक्व हो चुके हैं और दोनों को नेशन फर्स्ट की नीति के साथ साथ अपनी कंपनियां, अपनी प्रोडक्शन, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को बढ़ाना है। तो ये दोनों डेफिनेटली बाहर चाहे जो मर्जी बोलते रहें, पर मेरा ये मानना है कि दोनों जो नेता हैं बहुत मैच्योर्ड हो चुके हैं और ये कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों देशों को बढ़ेंगे। ठीक, दोनों देशों को ट्रेड इंडस्ट्री बढ़ेगी, किसी को नुकसान नहीं होगा। हाँ, हम दोनों का एक जॉइंट, जो मैं दुश्मन वर्ड तो काम में नहीं लूंगा, पॉजिटिव नोट लूँ, कॉम्पिटिटर, वो चाइना है। जैसा आपने फरमाया अभी कि चाइना होगा तो रशिया में जाएगा, वो संभावना भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार मोदी जी ने रशिया से पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल जो लिया है, तो मैं नहीं मानता कि रशिया किसी भी हालत में इंडिया से दूर होगा। क्यों? फिर लेकिन उस स्थिति में वो तटस्थ हो सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज आई है, चाइना के बारे में आई है सर जी। चाइना बूढ़ा हो रहा है और तेजी से बूढ़ा हो रहा है, और उसको लेकर वो कंसर्न है। जो फ्यूचर को लेकर मोहन भागवत जी ने हिंदुस्तान को लेकर कंसर्न दिया ना कि भाई आप पॉपुलेशन को बढ़ाइए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने से पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसको समझने के लिए अलग से कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी, और उसमें हम हो सकता है आज से 50 साल बाद पॉपुलेशन आज के मुकाबले कम हो और वो बुजुर्ग हो। लेकिन फिलहाल वापस हम अपने ही मुद्दे पर लौटते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं, वाकई में भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलेगा इससे? बिल्कुल मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मिलेगा सर? देखिए साहब, जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का व्यापार है, उसका सिनेरियो पिछले 10 साल में काफी चेंज हो गया। आप जैसा आईफोन की बात कीजिएगा, आज इंडिया आईफोन का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर भी है। अब आईफोन में जितनी भी एस्ट्रीज लग रही हैं, उसकी कितनी सारी यूनिट लगी, आप वो सामने देखिए। हमने डिफेंस में एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। बांग्लादेश की पोजीशन खराब हुई तो हमारे देश में भीलवाड़ा जैसे शहर में भी कॉटन टेक्सटाइल यार्ड का एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं पिछले 10 सालों में, तो हम उन 10 सालों को पिछले 60 साल तक कंपेयर नहीं कर सकते। हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, हमारे सोचने का नजरिया एडवांस हुआ है, हमारे काम तो ये कह रहे हैं भाई ट्रंप साहब के आने से हो सकता है 2-4 दिन कुछ उथल पुथल हो, क्योंकि उनको भी दिखाना है कि भाई मैं आया हूं और मेरे आने से बदलाव हुए हैं। देखो ये तो दीर्घकालिक कुछ नहीं होना है। ये तो बिल्कुल ऐसे होता है, जब अपन कहते हैं शहर में नया एसपी या कोतवाल आता है तो शुरू के 10 दिन धूम मचाता है वो, तो ट्रंप आएगा तो सब शुरू के महीने 2 महीने तक आजा बाजा बजाएंगे, वो उनको 4 साल निकालने हैं। लेकिन वो सुलझे हुए हैं अब, और चूंकि वो खुद व्यापारी है, उद्योगपति है, उनके भी 50 देशों में व्यापार है, मस्ट जैसे उनके एडवाइजर हैं, उनको भी इंडिया में आना है। तो किसी भी हालत में ऐसी पॉलिसी नहीं बनेगी, ये मैं बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूं, जो इंडिया के खिलाफ हो। पक्ष में हो या नहीं हो वो बात की बात है, पर इंडिया के खिलाफ कोई भी पॉलिसी यूएस से नहीं बनेगी। ठीक है, मेरा अपनी स्टडी है शेयर बाजार के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है कर्नल देवानंद जी, क्योंकि ट्रंप जब जीत रहे थे उसी दौरान एक घोषणा हुई थी। घोषणा यह हुई थी कि भाई नेटो निष्क्रिय होगा, उसको जो बेवजह की 500-700 अरब डॉलर की जो फंडिंग होती है वो नहीं होगी अमेरिका से, और जो एशियाई संगठन है उसमें अमेरिका अपनी भागीदारी को और मजबूती से निभाएगा। तो क्या इसका मतलब यह निकाले कि ट्रंप के आने के बाद भारत जो वैश्विक स्तर पर पहले से मजबूत है, उसकी स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी? देखिए विजेंद्र जी, जहां तक इस विषय का सवाल है, मैं ये मानता हूं भारत की जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर जो आज की स्थिति और पोजीशन है वो भी एक सराहनीय है, और आपने सही कहा कि आने वाले समय में और सुदृढ़ होगी और मजबूत बनेगी।
अब वो क्यों बनेगी, देखिए मैं आपको यहां इतना थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर चीन, यूक्रेन, नाटो और विभिन्न प्रकार के जो संगठन बने हुए हैं एक दूसरे के लिए, जैसे एक चीज है देखिए, ट्रंप साहब की और मोदी साहब की एक बड़ी अच्छी चीज है, उनके लिए नेशन फर्स्ट है और वो अपना स्वदेश निर्मित चीजों पर ध्यान देते हैं। अब यहीं पर ही जिस प्रकार से पिछले 3-4 वर्षों में यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद से लेकर के जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दबावों को भारत ने दूर करते हुए अपने हित के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सोच को बदल दिया। अमेरिका सब प्रतिबंध लगाता था ईरान पे, हर दुनिया में, पर भारत एकमात्र अपनी, मैं कहूंगा जो मोदी जी की डिप्लोमेसी है वो इस स्तर की है कि उन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई जो हमारे हित है आप कृपया करके हमारे साथ आ जाएं, और आज तक देखने में आए हैं। अब देखिए जो मौजूदा 2 दिन पहले इनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने, जो अभी बनने वाले हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं, मैं उसको भारत के लिए एक शुभ संकेत और शुभ चिन्ह मानता हूं। देखिए नाटो की जहां तक ताल्लुक है, ट्रंप साहब कह चुके हैं कि भाई मेरा यूक्रेन युद्ध बंद होगा, और इसके फलस्वरूप अभी यूरोपियन अलायंसेज जितनी हैं, उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप साहब नाटो में साथ नहीं रहते तो हमें कैसे करना पड़े, और रूस ने ऑलरेडी यूके के टारगेट फिक्स कर दिए हैं, उसकी डिप्लॉय कर दी है उसने, और अभी ब्रिटेन अंडर प्रेशर है कि कहीं मेरा अगला नंबर ना आ जाए। पर मैं आता हूं भारत के समर्थन की जो बात है, चीन को इस प्रकार का नंबर 1 एनिमी बोलना, चीट, लायर, थीफ बोलना, मैं मानता हूं चीन के ऊपर इनडायरेक्टली इतना दबाव पड़ जाएगा कि वो भारत की तरफ जो हरकतें करता था, हमारे को एक रिलैक्स मौका मिल जाएगा और वो और कहीं अपनी एनर्जीज को लगाएगा। मैं मानता हूं इस दौर के अंदर जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में अभी नहीं, मैं इसको थोड़ा और समझना चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश की स्थिति बदल जाएगी? जी मैं, अच्छा बांग्लादेश का देखिए, चीन का मैंने बांग्लादेश भाई, बांग्लादेश चाइना ही सपोर्ट कर रहा है ना पाकिस्तान के मार्फत बांग्लादेश में जो भी हो रहा है। ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि कोई एक प्लेयर है जो बांग्लादेश के अंदर पूरी तरह से एक्टिव है। यस, चीन इन्वॉल्व है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। वाया पाकिस्तान, हाँ वाया पाकिस्तान डायरेक्टली भी, अगर कोको आइलैंड देखें हमारा जो इनके पास था, वो उन्होंने चीन को एक सर्वेलेंस वो दे रखा है, वहां पर बेस दे रखा है। पर देखिए बांग्लादेश की जो जटिल स्थिति है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान खुद के कर्मों से, अगर देखें पश्चिम में तो तालिबान उसको घेर रहे हैं, नॉर्थ में देखें तो उसको टीपीपी घेर रही है, और साउथ में देखें तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो घेर रही है। उसी प्रकार बांग्लादेश में ये बिल्कुल शिकार हुआ है अंतरराष्ट्रीय साजिश का, जिसके अंदर लोग कहते हैं डीप स्टेट, कोई कहता है चाइना, कोई बहुत सारे फैक्टर्स बताते हैं, बट बॉटम लाइन ये है कि वहां पे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जिहादी तत्वों ने इस प्रकार से आज कब्जा कर लिया है कि बांग्लादेश के किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कल हमारे देश का क्या होगा। लेकिन ट्रंप साहब बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, अभी तक उन्होंने अपने स्टेटमेंट में आज के दिन क्लियर नहीं किया है कि बांग्लादेश कौन से स्थान पर आता उनकी प्रायोरिटी में, बट यकीनन वो कभी बांग्लादेश को छोड़ के नहीं जाने वाले। क्योंकि देखिए आज एक बड़ा डेवलपमेंट सुबह सुबह हुआ है, वो डेवलपमेंट ये है कि जो अमेरिका के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक दोनों के जो राष्ट्रपति बिडेन साहब और ये अपना ट्रंप साहब, दोनों कन्वर्ज हो गए एक उनकी स्टेट पॉलिसी के वो लेकर के इजराइल को। तो जहां तक राष्ट्र की पॉलिसीज का सवाल है, मैं मानता हूं बांग्लादेश में इंटरफेरेंस जारी रखेंगे, देर सवेर वो उनको भारत मैं के मानता साथ हूं भाई, आना राजनीति चाहे किसी देश की हो, वो राजनेताओं की नजर में एक सी होती है। बिल्कुल। अब देखिए ना, बाइडेन साहब जाते जाते क्या बड़े फैसले कर रहे हैं कि भाई जाते जाते क्रेडिट तो ले जाऊं, होना तो फिर भी है। भारत के भी 2 दिन पहले 3 संयंत्रों से पाबंदी हटाई ना सर, परमाणु संयंत्रों से। हटाना तो 4 साल पहले भी चाह सकते थे, लेकिन उनको शायद पता था कि ट्रंप साहब आएंगे, वो हटाएंगे, तो चलिए क्रेडिट जाते जाते हम ले जाते हैं। विक्रांत सिंह जी, क्या इसीलिए पाबंदी हटाई गई थी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो ट्रंप इफेक्ट है ना, उसको दुनिया महसूस कर रही है। जैसे कनाडा के अंदर ट्रूडो चले गए हैं, ब्रिटेन के अंदर कीर स्टारमर को वो हीट महसूस हो रही है, एलन मस्क वहाँ इंटरफेयर कर ही रहे हैं। इटली के अंदर राइट विंग जो पार्टीज़ हैं वो परोक्ष रूप से ट्रंप का समर्थन दिखाई रही है। जर्मनी के अंदर भी अब जो राइट विंग पार्टीज़ है वो निकल करके आ रही है। इजराइल वाले इशू के अंदर भी बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उनका जो रोल है, डेफिनेटली ट्रंप उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो दिख भी रहा है। अगले 2-3 दिनों में और चीजें स्पष्ट हो जाएगी। हो सकता है मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता कि वो उसको कंट्रोल करेंगे या उसको और ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि वो इजराइल को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के खाड़ी को कंट्रोल करें जैसे वो करते हैं, क्योंकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था चलती है सर वहां से। नेतन्याहू के साथ उनके पर्सनल इक्वेशन पिछली टर्म के अंदर भी अच्छे नहीं थे, तो वो अभी भी दिख सकता है।
बांग्लादेश वाले, मैं भारत के मामले में बात करना चाहूंगा भाई, वीजा पॉलिसी और एक्सपोर्ट पॉलिसी, इस पर क्या इंपैक्ट है? देखो वीजा पॉलिसी पे वो स्ट्रिक्ट होने ही वाले हैं, लेकिन इस बार हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रंप इस बार बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके पास एक सलाहकारों की एक टीम है। वहां विवेक रामास्वामी है, वहां एलन मस्क है। अभी जब वहां डिस्कशंस चल रहा था तो एलन मस्क ने एडवोकेट किया है कि जो प्रोफेशनल्स है उनकी अमेरिका को जरूरत है। मागा के लिए हमें स्मार्ट प्रोफेशनल्स चाहिए, स्टेटमेंट है एलन मस्क का। तो भारत को बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, और भारत अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। अब भारत किसी की खैरात या किसी की दया का मोहताज नहीं है। भारत अब एक वैश्विक ताकत बन चुका है। मैंने कहा ना, यूएसए हेजेमनी का दौर जा चुका, अब अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बन चुके हैं। उसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र है जिसे दुनिया की कोई ताकत नजरअंदाज नहीं कर सकती। वर्ल्ड इकोनॉमी अब भारत की अर्थव्यवस्था को इफेक्ट नहीं डालती है, बहुत माइनर इफेक्ट होता है। पिछले टर्म भारत की अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी। मैं एक उदाहरण देता हूं, पिछले टर्म में इन्होंने जीएसपी से इंडिया को हटा दिया था, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से, और उन्होंने बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया था। स्टील पे 24% का टैरिफ लगाया था। हुआ क्या, हमारा जो एक्सपोर्ट था 40% इंक्रीज हो गया। तो ऐसा नहीं है, आज भारत की जरूरत, अमेरिका की जरूरत भारत को भी है। अगर वो प्रोटेक्शनिज्म को, संरक्षणवादी नीतियों को अपनाते हैं तो उसकी गाज चाइना पे भी गिरेगी। अच्छा, इसको इस नजरिए से भी समझ सकते हैं, अगर किसी को एक महाशक्ति जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा में है आजकल, उसको अगर तमगे को अपने पास रखना है तो भारत को साथ रखना पड़ेगा। बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन नहीं है, चाहे वो रशिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, या फिर अमेरिका। नहीं, इसमें भारत को साथ रखना और भारत को सम्मान भी देना होगा, और ये भारत ने पुरजोर तरीके से हर एक ग्लोबल मंच पे दिखा दिया है। इस बार G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवा के पूरे यूरोप को, पूरे अमेरिका को दिखा दिया कि भारत की हैसियत क्या है और भारत कैसे विश्व को एक मल्टी पोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनील जी क्या कह रहे हैं? सब ये कहना चाह रहा हूँ, जहां तक पॉलिसी H1B वीजा या किसी भी तरह की कैटेगरी ऑफ वीजा की बात अपन करें, मैं पिछले 15-20 साल से यूएस वीजा की कई बार स्टडी कर चुका। ठीक, हमारे पास सबसे बड़ी चीज है जो टैलेंट, और मोर स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया में है। अगर वो वीजा की पॉलिसी वो सख्त करेंगे, चूंकि अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में वो सब चीजें खूबियां नहीं है जो हमारे इंडिया के सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो अगर वो मान लो हमारे लोगों को बैन करेंगे तो उनकी वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, उनको क्वालिटी का स्टाफ नहीं मिलेगा, क्वालिटी का होमवर्क नहीं होगा, उनके प्रोडक्शन सफर करेंगे। और यदि वो हमको बैन करते हैं किसी भी पॉलिसी में तो डेफिनेटली चाइना लिबर्टी लेगा। तो यूएस वो तो नहीं चाहेंगे चाइना लिबर्टी ले। तो यूएस हमेशा ऐसी एक पॉलिसी डिजाइन करेगा कि जिसमें अगर वो कंट्रोल करना भी चाहे भारत को जी, तो उसका फायदा चाइना को नहीं मिले। तो आप ये कह रहे हैं जो भी बयान अभी तक रहे वो पॉलिटिकल बयान रहे, अमेरिका की पॉलिटिक्स को इंपैक्ट करने के लिए, हमारे लोगों को रिझाने के लिए, बस वहीं तक ही माना। इससे बात है, पॉलिसी से इसका बहुत ज्यादा मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। इसमें भारतीय अब केवल हेल्पिंग हैंड नहीं है, एक एक करके। हाँ, भारतीय अब हेल्पिंग हैंड नहीं है, वहां वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर Executives हैं। लीडिंग देयर, दे आर नॉट द फॉलोवर्स देयर। उनकी एफिशिएंसी बहुत है, एफिशिएंसी, वो 12 घंटे 16 घंटे काम भी कर रहे हैं अगर वहां एक पर। बात इसमें जोड़ सकता हूं इस हमारी बात के अंदर, देखिए कल ही एक बात सुनने में आ रही थी कि ट्रंप साहब ने कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स को बिल्कुल वो बंद करेंगे, मैं उनके साथ हूं। कोई भी देश अपने देश के अंदर उनके इलीगली कोई नहीं आना चाहिए। ठीक बात है। बट एक स्टेटमेंट और बड़ा भारत के लिए अच्छा आया है, उन्होंने कहा कि H1 वीजा मतलब कि टेक्निकल जितने भी इंटेलिजेंस या पूल है उसके लिए हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उनका हम वेलकम करते हैं। तो इनडायरेक्टली भारत का जो चिंता थी उसको ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूं। बाकी समय बताएगा। भाई, अवैध घुसपैठियों का दर्द भारत से बेहतर और कौन समझे? बिल्कुल, हम तो झेल रहे हैं, हर शहर में झेल रहे हैं कि क्या चल रहा है वहां पर। अच्छा, फाइनल कमेंट मैं आपसे ही चाहूंगा ट्रंप विक्रांत जी। सरकार के अंदर एक और इफेक्ट है जिसे हम ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट इज एलन मस्क इफेक्ट। वो इस पर पूरा विजिबल अभी हमें दिख रहा है। जैसे अभी रशिया के साथ चाहे बैकडोर मीटिंग्स हो, चाहे चाइना के साथ बैकडोर मीटिंग्स हो, एलन मस्क वहां बहुत प्रभावी भूमिका में नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन की कार्यशैली पे उनका बड़ा प्रभाव रहेगा। विक्रांत जी देखिए, मैं इसको थोड़ा समझना चाहूंगा। भाई, कोई एक व्यापारी होता है ना, मस्क को मैं व्यापारी मानता हूं। व्यापारी की एक ही नीति होती है और वो होती है व्यक्तिगत मुनाफा, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। और हमें अब भारत का मुनाफा देखना है, एलन मस्क का मुनाफा नहीं, कि वहां से संबंध इसलिए बेहतर हो कि उनका व्यापार बढ़े। हम चाहते हैं कि संबंध ऐसे हो कि उनका व्यापार बढ़े तो बढ़े, यहां रोजगार दे, यहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे, यहां इकोनॉमिकल मजबूती दे और इसके साथ साथ यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिले। बिल्कुल। तो भारत
मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए जितनी भी चर्चा के दौरान ट्रंप साहब का जो एक इफेक्ट है ना, वो ऐसा है कि अग्रेसिव डिप्लोमेसी रहने वाली है हर प्रकार की, वो चाहे मिलिट्री डिप्लोमेसी हो, चाहे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो, चाहे स्ट्रेटेजिक हो, उसको उन्होंने ऑलरेडी बता दिया। और जिस प्रकार से उनके जो डिप्यूट किए उन्होंने मिनिस्ट्रीज के अंदर, वो क्लियर सिग्नल दे चुके हैं। लाइक मिलिट्री अग्रेसिवनेस का तो खुद कह चुके हैं कि किस प्रकार से पनामा, किस प्रकार से ग्रीनलैंड, इनके ऊपर उनकी नजर है। हाँ ना में बताइएगा, जो वेपन इंडस्ट्री है उसमें मंदी का दौर आएगा या ट्रंप के आने के बाद और ज्यादा बूस्ट होगा? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अब वेपन इंडस्ट्री निभा रही है। देखिए, वेपन इंडस्ट्री ऐसी है साहब जो सदियों तक चलती रहेगी, चलती रही है। तरीके ढूंढे जाएंगे, हर देश आप कह रहे हैं कि भाई इस्तेमाल ना हो तो रिजर्व तो सब रखेंगे। बिल्कुल सब रखेंगे और देश तैयार रहेंगे। आने वाले समय में विजेंद्र जी, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा इस डिबेट के अंदर कि अगर ऐसा सोच रहे ट्रंप के आने से युद्ध कम हो जाएंगे या दुनिया में लड़ाइयां कम हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता है। रादर युद्ध बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट टाइम अग्रेसिव डिप्लोमेसी, अग्रेसिव मिलिटरीली, अग्रेसिव इकोनॉमिकली वो बिल्कुल साफ करके चलेगा और अमेरिकन सेंट्रिक रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर निकल के आने वाली है वो है कि भारत की अनदेखी जैसे अभी कोई नहीं कर पाया, आने वाले समय में भारत का स्थान एक अलग तरह का निकल के आएगा। ठीक है कर्नल देवानंद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जी माफी चाहूंगा, वक्त की थोड़ी पाबंदी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रांत जी आपका भी शुक्रिया। जो ये सोच रहे हैं कि ट्रंप के शपथ लेने से भारत पर कोई बड़ा बदलाव आएगा, ऐसा नहीं है। और अगर बदलाव आया तो पैरेलली बदलाव अमेरिका के अंदर भी आएगा। और भारत ना इधर होता है ना उधर होता है, भारत उधर होता है जहां शांति होती है। और यही भारत का पक्ष जो वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूत करता है, क्योंकि यह विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ता है, विस्तारवादी सोच के साथ नहीं। नमस्कार।